नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिंदुस्तान की राजनीति में धूमकेतु की तरह वो चमकते हैं, जिनके व्यक्तित्व के बराबर कोई भी दूसरा शख्स सियासी फलक पर नजर नहीं आता। पीएम मोदी पिछले 23 साल से सत्ता के शिखर पर विराजमान है। करीब 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, 10 साल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर, अब पीएम मोदी का यह तीसरा कार्यकाल है। 23 साल से सत्ता के शिखर पर रहने के बाद भी पीएम मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि यह लोकप्रियता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 10 सालों में वो कर दिखाया है जो दशकों से बाकी नेता अभी तक नहीं कर सके। अब जब अगले 5 साल की बारी है, अगले 5 साल के लिए क्या पीएम मोदी का प्लान, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 10 साल बाद भी बीजेपी जब 2024 के चुनाव में मैदान में उतरी तो बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखा। 10 साल बाद भी कई राज्य ऐसे रहे जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप की। 10 साल बाद भी मुख्य विपक्षी दल 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। और इस चुनाव में भी मोदी का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से सिर्फ एक फैक्टर दिखाई दिया, वो मोदी फैक्टर है। सत्ता पक्ष या विपक्ष में हार जीत का फासला भी मोदी फैक्टर से ही तय होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से बीजेपी में क्या क्या बदला और 2024 के चुनाव में कैसा रहा मोदी फैक्टर, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा, तब से हर चुनाव में मोदी फैक्टर हावी रहा और 2014 के बाद से बीजेपी की चुनाव जीतने की मशीन होने की छवि लगातार मजबूत होती गई। आंकड़े बताते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को करोड़ों वोट दिलाते हैं। 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की जीत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट और कितने सीटें दिलाते हैं, पीएम मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हुआ, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मुल्क पर हुकूमत करने वाला जब दिलों पर हुकूमत करने लगे तो क्या कहना चाहिए। नेता जब जनता का हीरो बन जाए, जिसकी लोकप्रियता सिल्वर स्क्रीन के सितारों को पीछे छोड़ दे। 73 साल की उम्र में ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा और ये फिटनेस, इतनी यात्राएं, इतनी भागदौड़, बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते का रहने का नाम है नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पिछले 23 साल से भी ज्यादा वक्त से सत्ता में काबिज है। करीब 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर, अब यह पीएम का तीसरी पारी है। इस बार पिछले 2 बार के मुकाबले नंबर जरूर कम है, लेकिन मोदी के हौसले पहले से ज्यादा बुलंद हैं। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर रह गई। बीजेपी को 240 सीटें मिल पाई थी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं
कि साल 2014 में बीजेपी को केवल 282 सीटें मिली थी। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी अकेले 303 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 में बीजेपी 240 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आने का मतलब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हार हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब भी अपने अंदाज में दिया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कह दिया, ना हम हारे थे ना हारे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको राहुल गांधी का वो बयान सुनवाना चाहता हूं जिसमें चुनाव नतीजे आने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। और देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। एंड दिस इज द मेन थिंग दैट दिस इलेक्शन हैज सेड। द कंट्री हैज unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last 10 years. आप किसी भी बालक को पूछो कि भाई लोकसभा के चुनाव के पहले सरकार किसकी थी, तो कहेगा एनडीए। 24 के नतीजों के बाद सरकार किसकी बनी, एनडीए। फिर हारे कहां से भाई? पहले भी एनडीए थी, आज भी एनडीए और कल भी एनडीए है। आप सोचिए 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को नहीं छू पाई। कहते हैं जनता से गठबंधन ही किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है, बहुमत ऐतिहासिक फैसलों की ताकत जन समर्थन से ही मिलती है। और आज के दौर में जनता से गठबंधन में नरेंद्र मोदी माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। मोदी ने 3 बार मुख्यमंत्री के अधिकार के लिए और 3 बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के लिए जनता से समर्थन मांगा, तो जनता ने दिल खोलकर नरेंद्र मोदी का सम्मान किया, स्वागत किया। और ऐसा कई इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार सत्ता पाने वाले पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। साल 1962 के बाद यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज हो रहा है। और लोकतंत्र में जन समर्थन ही किसी नेताओं की लोकप्रियता का पैमाना होता है। नरेंद्र मोदी जन समर्थन के मामले में माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। 2014 के बाद से ही चुनाव दर चुनाव उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी में अकेले ऐसे नेता हैं जो इतने लंबे वक्त तक सत्ता के शीर्ष पर रहे। साल 2001 से लेकर 2014 तक नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। मई 2014 से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर काबिज है। इस तरीके से टोटल 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया के तौर पर वो अपनी सेवाएं दे। हालांकि सत्ता के इस 23 साल के सफर में मोदी के नेतृत्व में ऐसे पहली बार हुआ है जब बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के मामले में कोई कमी नहीं आई है। राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, जन कल्याण की योजनाओं में आपसी गठजोड़ कर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कॉकटेल बनाया, वो आज भी लोगों के सर चढ़ कर बोल रहा है। पीएम मोदी चुनाव दर लगातार मेहनत करते हैं, राज्य दर रैलियां करते हैं, रोड शो के जरिए आम लोगों से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जनता की बात करते हैं। यही वजह है कि पिछले 10 साल
सत्ता में रहने के बावजूद भी किसी दूसरे नेता से पीएम मोदी की जीत का स्ट्राइक रेट कहीं ज्यादा है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 के चुनावी रैलियां जितनी की हैं, वहां पर उनकी पार्टी का प्रदर्शन इस बार कैसा रहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं समझाना चाहता हूं। समझिए जरा। नरेंद्र मोदी ने लगभग 169 रैलियां की थी, 167 सीटें कवर की। नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी कि मोदी का स्ट्राइक रेट 54% का रहा। तो राहुल गांधी ने इस चुनाव में 2024 के चुनाव में 67 रैलियां की, 65 सीटों पर कवर किया और नतीजे ये बता रहे हैं कि कांग्रेस ने उन 65 सीटों में से 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसका मतलब यह हुआ कि राहुल गांधी का विजय स्ट्राइक रेट 43% का रहा। राहुल गांधी के मुकाबले 11% स्ट्राइक रेट नरेंद्र मोदी का। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पहले के मुकाबले जीत में स्ट्राइक रेट में कमी जरूर नजर आई, लेकिन 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी। और इस बार भी कई राज्य ऐसे रहे जहां कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई। इसमें मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा की सभी सीटें बीजेपी ने जीत की। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें जीत गई। अंडमान निकोबार की एक सीट पर भी कमल खिला और उड़ीसा में 24 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने पटनायक राज खत्म कर दिया। उड़ीसा के विधानसभा से लेकर लोकसभा में बीजेपी ने नवीन पटनायक जबरदस्त पटखनी खाई। और इस जीत के बाद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, मैं मानता हूं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव के जो नतीजे हैं, हर पैरामीटर से देखेंगे दुनिया ये मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं और इस दौरान पीएम मोदी ने गवर्नेंस की परिभाषा बदल दी, कामकाज का तौर तरीका बदल दिया, हिंदुस्तान की सोच बदल दी। पीएम मोदी ने अपने 2 कार्यकाल में कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे सब हैरान हो गए और इस फैसलों से पूरा देश और दुनिया पर नहीं बल्कि देश के भूगोल पर भी काफी ज्यादा असर पड़ा। अब पीएम मोदी कह रहे हैं कि 10 साल का कार्यकाल सिर्फ एक ट्रेलर भर है, यानी तीसरे कार्यकाल में वो कुछ और बड़ा करने वाले हैं। मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को आपको सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि उनका विजन किस तरीके का। मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से देखा गया कि साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, जीत और हार के बीच का एक ही फैक्टर होता है और वो फैक्टर है मोदी फैक्टर। अब सवाल यह उठता है कि बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का क्या रोल है? मोदी फैक्टर बीजेपी को कितना वोट दिलवाता है?
नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद बीजेपी की किस्मत कैसे बदली, इसे समझने से पहले हिंदुस्तान के मतदाताओं की उस नब्ज को भी समझना होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ कर रखा है। और यह समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं। नरेंद्र मोदी साल 2009 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं थे। तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 116 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन साल 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित किया, हिंदुस्तान में मोदी फैक्टर की सुनामी आ गई। जाहिर है कि 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की चुनावी जीत में बहुत बड़ा असर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट, कितनी सीटें दिलाते हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में आए और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद सीधे प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के दिग्गज नेता भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, चेहरे पर वोट मिलता है और दुनिया भी कहती है कि नरेंद्र मोदी मजबूत नेता है और बड़े फैसले लेते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए मोदी की शान में किस तरीके से वो कसीदे पढ़ रहे हैं। 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है। और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है। इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बात किसी से छिपी नहीं है कि नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पर रही है। मुश्किल फैसले से मोदी कभी पीछे नहीं रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में ऐसे कई फैसले लिए जिससे देश में बनी बनाई परंपरा टूट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में वो कर दिखाया जो दशकों से बाकी हिंदुस्तान के नेता नहीं कर सके। अगले 5 साल की बारी है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बिना वक्त गवाए बड़े फैसले लेंगे। 5 साल में नरेंद्र मोदी का क्या प्लान है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से कड़े फैसले लेंगे, आप खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है। और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कई मिथक को तोड़ा है। 10 साल पहले तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री धर्म के मुद्दे से में बोलने से बचते थे, हाथ डालने से डरते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिथक को तोड़ दिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व, राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसका नमूना केदारनाथ से काशी तक आपको दिखाई देगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पत्र राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के तौर पर देखने को मिला। पीएम मोदी ने न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा की, बल्कि इस दौरान पीएम मोदी ने 11 दिन का कठिन उपवास भी किया। यानी एक और जहां वो प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों को निभाने में आगे रहे, तो दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को भी नरेंद्र मोदी ने बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी कला के लोग दीवाने हैं, इसी आर्ट के लोग दीवाने हैं।
पीएम मोदी के प्रति यही दीवानगी चुनाव के दौरान वोटों में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। लेकिन सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने से बीजेपी के वोट में कैसे बदलाव आया, वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, उसको भी समझ लीजिए जरा। जनता पार्टी में विभाजन के बाद साल 1980 में बीजेपी का गठन, 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। महज 2 सीटें लोकसभा की उस समय जीत पाई थी। लेकिन 5 साल के बाद 1989 के चुनाव के बाद 2 सीटों से बढ़कर ये सीटें 85 हो गई और बीजेपी 225 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसके बाद साल 1991 में बीजेपी सबसे ज्यादा 468 सीटों पर चुनाव लड़ी और इन सीटों में से 120 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साल 1996 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा बनाकर भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। साल 1996 के चुनाव में बीजेपी 471 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 161 सीटें मिली थी। इसके बाद 1998 में फिर से चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ 388 सीटों पर चुनाव लड़ा और 182 सीटें जीती। साल 1998 और 99 में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई, लेकिन 2004 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी 168 सीटों पर सिमट गई। साल 2009 के चुनाव में सिर्फ बीजेपी को 116 सीटें मिली और यह वक्त बीजेपी के लिए संकट काल का था। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। 2019 में तो मोदी के नाम की आंधी जैसी सुनामी में बदल गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई थी। और साल 2024 की अगर मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े से जरूर दूर रही, लेकिन 2040 सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी जरूर कामयाब रही। 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। पिछले 10 सालों में चुनाव चाहे लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, राज्य विधानसभा के हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को बम्पर सीटें जरूर दिलवाई हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये सीटें चुनावी गुणागणित की वजह से मिली हैं या बीजेपी का वोट बैंक इतनी बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी को 1984 के चुनाव में सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। 1989 में 3 करोड़ 40 लाख वोट मिले। फिर 1991 में बीजेपी को हिंदुस्तान भर से 5 करोड़ 50 लाख वोट हासिल हुए। 1996 में 6 करोड़ 80 लाख वोट मिले। 1998 में 9 करोड़ 40 लाख वोट मिले। 1999 में 8 करोड़ 70 लाख वोट हासिल हुए। 2004 में बीजेपी को जो वोट बैंक था वो फिर घट गया। बीजेपी को 8 करोड़ 60 लाख वोट हासिल हुए थे और 2009 के चुनाव में बीजेपी के वोटर और भी ज्यादा कम हो गए। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख वोट हासिल हुए थे। लेकिन 2014 में बीजेपी ने जैसे ही मोदी का चेहरा सामने रखा, बीजेपी का वोट 2 गुना ज्यादा बढ़ गया। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ 20 लाख वोट हासिल हुए, यानी 2009 के तुलना में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को 9 करोड़ 40 लाख वोट ज्यादा दिलवाए। और 2019 में बीजेपी ने इससे भी बेहतर प्रदर्शन किया। बीजेपी के कुल वोट 2014 के यानी 17 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख हो गए थे। और मैं बात साल 2024 की करूं तो इस बार भी 23 करोड़ से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं।
यानी इस बार सीटों के आंकड़े जरूर बीजेपी के कम हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। अगर आज देखा जाए तो पीएम मोदी की छवि उनके कैडर आधारित पार्टी से बड़ी हो गई है। पीएम मोदी लोगों के लिए उम्मीद और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में कोई भी नेता मोदी की हैसियत वाला नहीं है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, और आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी इसको और ज्यादा बेहतर करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी में बहुत बदलाव भी देखने को मिलेगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।